Welcome back, class 12th. Today we are going to discuss third part of chapter 9, financial management. We have discussed financial planning in our previous video, in which we have discussed objectives and importance of financial management. Difference also we have discussed, but before we move further, let us once again recall the difference between financial management and financial planning. Financial planning basically is concerned to only estimation of कैपिटल रिक्वायर्ड, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है उसका केवल एस्टिमेशन करना, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसके सोर्सेज को डिसाइड करना कि कौन कौन से सोर्सेज से फंड्स लेगी और उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, इस बात को डिसाइड करेगी। बट यहाँ पे तो तीनों ही चीज़ें आ गई, जो एक्वायर करना है, ठीक है, यूटिलाइज करना है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सारी ही चीज़ें एफिशिएंटली हों, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसका स्कोप वाइडर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेर एज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ नैरोअर। एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, it ensures the availability of funds and to see that the firm does not raise funds unnecessarily, ठीक है। इनफ फंड्स ये करती है अवेलेबल, ये एक्सेस फंड्स को अवेलेबल नहीं कराती कि एक्सेस में फंड्स लाके फर्म में रख लिए जो कि बेकार ही पड़े हैं, तो वो उसको देखती है, ठीक है। वो बिना बात के वो फंड्स रेज करने पे फोकस नहीं करती है। तो इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का केवल एक पार्ट है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस इट्स केस स्टडी। Whenever we start a case study, if big case study, then we have to start reading from the last line. Last questions we have to read first. Okay, so first we'll read the question. Identify the type of financial service that Ramesh has offered Rohan. फाइनेंशियल सर्विस कौन सी यहाँ पे रमेश ने रोहन को ऑफर की है, एंड स्टेट एनी 4 इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सर्विस। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस की बात हो रही है, तो ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। ओके, नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बिगनिंग। Rohan inherited a very large area of agricultural land in Haryana after the death of his grandfather. He plans to sell this piece of land and use the money to set up a small-scale paper factory to manufacture all kinds of stationery items from recycled paper. He consulted friend Ramesh, who is working in a financial consultancy firm. Ramesh helped him to prepare a blueprint of his बिजनेस ऑपरेशन, फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन। ओके, फ्यूचर में क्या बिजनेस करने वाला है उसका एक ब्लूप्रिंट उसने प्रिपेयर करने में उसकी हेल्प की। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फॉरकास्ट इन नेक्स्ट 5 years, based on these estimates, he helped Rohan to assess the fixed and working capital required of business. तो यहाँ पे सीधी सीधी जो ये बात आ रही है कि एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर, तो ये कहाँ और कौन सा कंसेप्ट हुआ, कौन सी फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे रमेश उसको ऑफर कर रहा है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा जब ब्लूप्रिंट ऑफ हिज फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन ये लाइन आई थी, इसी से हमें हिंट मिल गया था कि ये बात फाइनेंशियल प्लानिंग की हो रही है। ओके, तो यहीं से हमको आइडिया इसका लगा लेना चाहिए। उसके बाद में जो उसने सेल्स फॉरकास्ट को बेसिस पे उसने जो एस्टिमेशन जो सारा किया, ठीक है, कि फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का एस्टिमेशन किया उसने 5 years की सेल के फॉरकास्ट के बेसिस पे। तो ये सीधी सीधी बात हो रही है फाइनेंशियल प्लानिंग की। ओके, जहाँ पे भी ब्लूप्रिंट आ जाता है फॉर फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन, तो ये सीधा सीधा आपका आंसर यहीं पे आपको गेस कर लेना है, फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड उसके बाद में आपको इसकी 4 इम्पोर्टेंस लिखनी है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट second stage of financing decision is
capital structure. First stage was financial planning, which is a part of financial management. Financial planning is a part of financial management. Okay, it is only a part, and it was first stage of फाइनेंसिंग डिसीजन. ठीक है, ये हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. नाउ सेकेंड स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन इज कैपिटल स्ट्रक्चर. अब कितनी अमाउंट उनको फर्म को चाहिए ये डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में. ठीक है, बट अब यहाँ पे डेट और इक्विटी का रेशो क्या होगा. ठीक है, कितनी कैपिटल डेट से अरेंज की जाएगी और कितनी कैपिटल इक्विटी से अरेंज की जाएगी, तो ये डिसाइड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर में. ओके, कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ फंड होता है वो होता है ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स. ठीक है, कैपिटल या तो ओनर्स फंड से अरेंज करती है या बोरोड फंड से. लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी कंपनी की कैपिटल में केवल और केवल ओनर्स फंड्स ही हो, बोरोड फंड्स हो ही ना बिल्कुल. तो वो एक बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा. ओके, बिकॉज बोरोड फंड्स हैव टू बी रीपेड एट अ फिक्स्ड टाइम. ठीक है, एंड दस सम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क मीन्स रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट, कि पेमेंट पे डिफ़ॉल्टर हो जाए कंपनी और कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को प्रिंसिपल अमाउंट पे ही ना कर पाए. तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रीपे कंपनी को करनी होती है डिबेंचर होल्डर्स को. ठीक है, तो यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इज़ देयर इन डेट फाइनेंसिंग. ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे होती है क्योंकि डेट जितना यूज़ किया जाएगा फाइनेंशियल रिस्क उतनी ही ज़्यादा होगी कंपनी की. बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि डेट कंपनी में ज़्यादा यूज़ होगा तो फाइनेंशियल रिस्क भी ज़्यादा होगी. Moreover, interest on borrowed funds has to be paid regardless of whether or not a firm has made a profit. Borrowed funds से financial risk क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी को उस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है. On the other hand, shareholders funds involve no commitment regarding payment of returns और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. ठीक है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इक्विटी शेयर के केस में नहीं होता क्योंकि कंपनी की लाइफ में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया ही नहीं जाता. कंपनी का जब डिसोल्यूशन हो रहा होता है तो कंपनी सबसे पहले अपनी जो कैपिटल है वो रीपे करेगी वो डिबेंचर होल्डर्स को. ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को करेगी, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करेगी. ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पहले जो है किसको करेगी, बैंक लोन. ठीक है, बैंक लोन जो भी लॉन्ग टर्म लोन है या और किसी फाइनेंशियल जो कंपनी से लोन ले रखे हों. ठीक है, तो वो लोन पे करेगी. उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी उनकी प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगी. उसके बाद में अगर और सारी पार्टीज़ को पेमेंट हो जाने के बाद में अगर कोई अमाउंट कंपनी के पास बचती है तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी अमाउंट दी जाएगी. अदरवाइज़ उनको उनकी अमाउंट का पेमेंट नहीं होगा. तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड में नो कमिटमेंट वाली पॉलिसी होती है. अ फर्म मिक्सेस बोथ डेट एंड इक्विटी इन मेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. इसीलिए फर्म जो है डेट को भी यूज़ करती है और इक्विटी कैपिटल को भी यूज़ करती है. जो कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता कि 100% जो कैपिटल है वो केवल और केवल इक्विटी से ही अरेंज कर ली, इक्विटी शेयर होल्डर से. और ऐसा भी नहीं होता कि 100% जो कैपिटल है वो डिबेंचर से ही कलेक्ट कर ली और कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कैपिटल हो ही ना, ऐसा भी नहीं हो सकता. That is why here it is written that a firm mixes both debt and equity in making financing decisions. So capital structure refers to the optimal mix. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्टिमल मिक्स है कि ना तो डेट बहुत ज़्यादा हो और ना ही इक्विटी बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, इन दोनों का प्रपोर्शनेट मिक्स कंपनी यूज़ करे बिटवीन ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स.
It will be said to be optimal when the proportion of debt and equity is such that it results in an increase in value of equity share. Ultimately ऐसा proportion हो जिससे equity shareholders की wealth increase हो, या equity shares की जो value है, equity shares की जो market price है वो increase हो. ठीक है, उससे मार्केट प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है, क्या है ऑब्जेक्टिव? दैट टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, तो उसको पूरा कर पाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज. अब जो भी जितना भी डेट यूज़ करती है कंपनी, है ना, अब ओवरऑल कैपिटल में, ठीक है, ओवरऑल कैपिटल सपोज किसी कंपनी की जो कैपिटल है वो 10 लाख है टोटल. अब उस 10 लाख में 2 लाख जो है वो डेप्ट है. ठीक है, उसके बाद में 3 लाख जो है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और जो 5 लाख है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है. ठीक है, तो यानी कि उस 10 लाख में डिबेंचर्स का रेशियो हो गया 2 लाख, तो 2/10 मीन्स 1:5. तो ये जो रेशियो होगा ये फाइनेंशियल लीवरेज कहलाएगा. ठीक है, अब इसमें लीवरेज यानी कि कैपिटल गियरिंग इसका नाम है इस रेशियो का. तो जब कंपनी क्या होता है कि डेट जो है वो टोटल कैपिटल में हाई होती है. ओके, वापस से गौर से सुनना. व्हेन द proportion of debt in total capital is high, then the firm will be called highly levered firm. Okay, means कंपनी के पास ज़्यादा पावर है, बिकॉज कंपनी जो है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस का यूज़ कर रही है, बिकॉज डेट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस दैन इक्विटी. इक्विटी कैपिटल, आज अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स इशू करती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल लेने की जो कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा आएगी इक्विटी शेयर में, जबकि डिबेंचर की जो कॉस्ट है वो कम आएगी. ओके, तो डेट जो होता है वो एक चीपर सोर्स होता है. तो डेट जो है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है. ओके, तो व्हेन द proportion of debt in total capital is high, then the firm will be called highly levered firm. But when the proportion of debt in total capital is less, then the firm will be called low levered firm. ठीक है, हाई लीवर जब डेट ज़्यादा है ओवरऑल कैपिटल में तो हाई लीवर, जब डेट कम है ओवरऑल कैपिटल में तो लो लीवर्ड. ओके, सो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी. सो दिस इज द proportion of debt in overall capital. Now let us discuss factors affecting capital structure or financing decision. Okay, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं. ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग के तो हम केवल ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं, लेकिन जब फाइनेंसिंग डिसीजन हम डिस्कस करते हैं तो इसके फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, और यही पूछे जाते हैं. ठीक है, तो पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. दिस कंसेप्ट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th ऑल्सो इन चैप्टर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. ठीक है, जब ये चैप्टर हमने पढ़ा था क्लास 11th में तो हमने उसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट डिस्कस किया था. नाउ लेट अस डिस्कस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? जो फाइनेंशियल लीवरेज हमने पढ़ा है वही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है. मींस कि फर्म की कैपिटल में डिबेंचर कैपिटल को भी यूज़ करना ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके. ठीक है, यानी कि उनकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज की जा सके. सी अगेन आई एम रिपीटिंग, कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में
डिबेंचर कैपिटल को यूज़ करना, उससे क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये इंक्रीज कैसे होगी, उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। ओके, सो दिस इज बेसिकली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो इससे मतलब अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ाना, बाय यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटीज। ठीक है, इन कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटी क्या होती है, यानी कि डिबेंचर कैपिटल। ठीक है, डिबेंचर कैपिटल को कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज करना, उसको इंक्लूड करना। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं हो सकता कि केवल और केवल इक्विटी कैपिटल के दम पे ही चल जाए और उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर कैपिटल बिल्कुल भी ना हो, यानी कि वो बैलेंस वाली सिचुएशन नहीं होगी। ओके, तो इसीलिए कंपनी को थोड़ी अमाउंट में डिबेंचर कैपिटल को भी रखना होता है और इक्विटी कैपिटल को भी रखना होता है, तभी जाके उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर शेयर है, EPS, वो तभी इंक्रीज होती है जब कंपनी डिबेंचर कैपिटल को भी यूज़ करे। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। यहाँ 3 कंपनियों की सिचुएशन ली गई है, कंपनी X, Y एंड Z। ठीक है, अब X कंपनी के पास 10 लाख के केवल इक्विटी शेयर्स ही हैं, लेट्स अज्यूम। ओके, इमेजिन कंपनी Y के पास 5 लाख के इक्विटी शेयर हैं और 5 लाख के ही डिबेंचर्स हैं। ठीक है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं है। और Z कंपनी के पास 2 लाख के इक्विटी शेयर हैं, 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं और 5 लाख के डिबेंचर्स हैं। इस तरह से टोटल 10 लाख उसकी कैपिटल फॉर्म होती है। ठीक है, 3 अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर के यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं। अब क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल 3 कंपनीज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,50,000। ठीक है, 2,50,000 तीनों का ही प्रॉफिट होता है, यानी कि उसको कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, I फॉर इंटरेस्ट, T फॉर टैक्स, सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ पे जिस कंपनी के पास डिबेंचर कैपिटल है, ठीक है, उसको तो इंटरेस्ट पहले देना पड़ेगा। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किए बिना तो टैक्स भी नहीं पे कर सकती कंपनी। तो अब एक्स कंपनी के पास तो कोई भी डिबेंचर था ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट नील है। उसके बाद में वाई कंपनी के पास 5 लाख के शेयर थे, तो 25% पर एनम, 5 लाख के डिबेंचर थे और उस पर 10% की रेट से इंटरेस्ट देना था, यानी कि 50,000 इसका पर ईयर इंटरेस्ट होगा, तो इसका 50,000 इंटरेस्ट लेस कर दिया और Z कंपनी का भी 50,000 इंटरेस्ट लेस कर दिया। अब ये देखना, यहाँ इस Z कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी थी, बट अभी तक उसका कुछ सेटलमेंट नहीं किया है, अभी केवल बात हो रही है इंटरेस्ट की, बिकॉज डिबेंचर पे इंटरेस्ट टैक्स से भी पहले माइनस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो दोनों कंपनियों के 50-50 हज़ार रुपये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो माइनस कर दिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से, EBIT में से। ठीक है, अब यहाँ पे EBIT नहीं बची, अब यहाँ पे EBT बची, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि I तो हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। अब एक्स कंपनी के पास पूरे 2.5 लाख बचे, क्योंकि इसको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा, और बाकी वाई और जेड दोनों के पास 2-2 लाख बचे। अब इनको पहले टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज टैक्स की रेट जो है वो 40% है, तो जो EBT है उसका 40% निकाला जाएगा, तो इसका 1 लाख टैक्स हुआ, इन दोनों का 80,000 टैक्स हुआ। अब जो प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा वो किसके लिए होगा, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और सपोज़ यहाँ पे कंपनी को अगर कुछ रिटेन अर्निंग के रूप में भी कोई रिजर्व रखे जाने हैं, तो वो भी इन्हीं कंपनी में से, इन्हीं प्रॉफिट्स में से कंपनी यहाँ पे अलग रखेगी। ठीक है, इसी में से माइनस करेगी, तो ये प्रॉफिट तीनों के लिए अवेलेबल है। अब
इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड माइनस होगा। तो जेड कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे तो उनको प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया। तो अब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ये बचा। ठीक है, अब इसको जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे जो इनकी अर्निंग पर शेयर आएगी वो आएगी ये। ठीक है, यानी कि जिसके पास इक्विटी शेयर भी थे, प्रेफरेंस शेयर भी थे और डिबेंचर्स भी थे, प्रेफरेंस शेयर थे, डिबेंचर्स थे और इक्विटी शेयर्स थे। ठीक है, उसकी अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसकी अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा है इन दोनों सिचुएशंस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूव होता है दैट EPZ of company Y and Z is higher than company X because of application of trading on equity, क्योंकि यहाँ पे trading on equity वर्क कर रहा है। ठीक है, यानी कि trading on equity raises the return of equity shareholders by making uses of fixed cost securities और डिबेंचर कैपिटल। ओके, तो ये यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होता है